मैं हूं हैदर वहीद। वेलकम टू एजेंडा 360। हमें ज्वाइन कर रहे हैं फहद हुसैन साहब, जो कि बहुत सीनियर तज्जिया निगार हैं डॉन न्यूज़पेपर के लिए। अब उनका बहुत फेमस कॉलम है जो वो लिखते हैं और साथ साथ एक शो भी होस्ट करते हैं डॉन न्यूज़ पे। फहद हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए सर। ये जो अपने सेम पेज के फटने की बातें हैं, ये कितनी असरअंदाज हो सकती हैं सियासत पे और इमरान खान साहब की हुकूमत पे? देखिए, उसका तो बड़ा दूरस्थ हमें जो है वो नताइज देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि माजी में जब भी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत वक्त के दरमियान टेंशन हुआ है, स्ट्रेस हुआ है, तो उसके उसके नतीजे में हमेशा एक बहरानी कैफियत पैदा हुई है। अब ये अगर कोई कहे कि जी देखें, वो जो मामला था, जो एक तनाज़ा था DGISI के अपॉइंटमेंट का, वो तो हल हो गया है, वो अपॉइंटमेंट तो हो गई है और अब उसमें कुछ भी नहीं रह गया। तो ये बात तो दुरुस्त है कि वो जो एक्चुअल जो इवेंट था वो तो हो गया है, लेकिन उसके नतीजे में पिछले 2-3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में जो जो एक टेंशन पैदा हुई है, जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई है, वो इस तरह खत्म तो नहीं होगी। तो मुझे तो बस ये लग रहा है कि वो जो एक एतमाद को ठेस पहुंचा है, जो एक वन पेज था, वो वन पेज जो है उसमें जो है कुछ हद तक वो टेर हुआ है या फटा है, वो जूं का तू मौजूद है। और उसकी जो मैनिफेस्टेशन है वो में हमें मेरे ख्याल में अगले चंद कुछ अरसे में कहीं ना कहीं नजर आनी शुरू हो जाएगी। सर, वो मैनिफेस्टेशन में क्या PMLQ और MQM को पीछे हटते और इन हाउस चेंज की तरफ जाते हम देखते हैं? इज दैट द एक्सट्रीम ऑफ वेयर दिस कैन गो? और लेकिन एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अफोर्ड कर सकती है उसके आफ्टर माथ को, क्योंकि वहां जो है इमरान खान साहब जो असेंबलियां अगर डिसॉल्व कर देते तो हम इलेक्शंस की तरफ जाते हैं, जो कि इन इट सेल्फ एक अनसर्टन सिचुएशन होगी एस्टैब्लिशमेंट के लिए। और दूसरी तरफ अगर वो डिसॉल्व नहीं भी करते तो इन हाउस में किस तरह का सेटअप जो है वो आ सकता है जो काबिल कबूल होगा, जो कम कर चल भी सकेगा? क्योंकि दूसरी तरफ अगर खान साहब जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ अगर उस तरह से अब नहीं है, तो दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट अगर देखे तो वहां भी ताल्लुकात जो है वो जिस हद तक खराब माजी में हुए हैं, तो कोई एतमाद की सूरत हाल और कैफियत तो वहां भी नहीं है। देखिए, ये बात दुरुस्त है, सूरत हाल बड़ी पेचीदा है और मेरे ख्याल में बहुत आगे तक जाके और प्रेडिक्ट करना जो है वो खतरे से खाली नहीं है तज्जिया निगारों के लिए। मुझे नहीं पता कि इस वक्त जो है और इस्टेब्लिशमेंट जो है क्या ये सोच रही है कि ये सेटअप जो है इसको लपेटना ही, मेरे ख्याल में किसी को भी नहीं मालूम, शायद इस्टेब्लिशमेंट के अंदर चंद लोगों को मालूम हो। चुनाचे ये प्रिडिक्ट करना कि आगे इन हाउस चेंज होगा या एलाइज कहाँ जाएंगे या उसके बाद क्या होगा, वो मेरे ख्याल में थोड़ा सा आगे है। लेकिन इस वक्त जो मेरे ख्याल में कुछ हद तक एक सर्टेन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हम लोग ये कह सकते हैं, कम से कम मैं तो ये कह सकता हूँ कि वो जो पहले जो जो जिस तरह का ताल्लुक था एस्टेब्लिशमेंट और PTI में, वो उस तरीके का नहीं रहा। अब वो कितनी डिग्री कम हुआ है ये मेरे ख्याल में वेट करना पड़ेगा, लेकिन इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को की मुश्किलात में इजाफा होगा, कमी नहीं होगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जहां पे एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से वो अपने मामलात को हल कर रहे थे। अब अगर एस्टेब्लिशमेंट और कुछ भी ना करे और अपनी सपोर्ट को कम कर दे या एक कदम पीछे हट जाए, तो फिर भी इस वक्त वो हुकूमत जो जो क्राइसिस में या बहरानों में घिरी हुई है, उसकी मुश्किलात में बहुत ज्यादा इजाफा हो सकता है। सर, ये जो कुछ इनिशिएटिव्स थे जिनको आके लेके जाया जा रहा था, बैक बर्नर पे चले गए, खत्म हो गए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जिस तरह से है बिलफर्ज, तो ये ब्रेन चाइल्ड सिर्फ खान साहब का तो नहीं है बताया जाता है, वो इसमें उनका पूरा पूरा हाथ जरूर था। बट कहीं ना कहीं जो है एक ख्वाहिश थी इस मामलात को ले जाने की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की तरफ। लेकिन अगर ये पेज अब सेम नहीं है, तो क्या वो भी हम समझें कि अब नहीं हो पाएगा? देखिए, अगर आप उसको हैदर साहब इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि ये तमाम तर जो मामला जिसका हम जिक्र किया, उसमें EVMs हो, उसमें ओवरसीज पाकिस्तानी की वोटिंग का सिलसिला हो, उसमें इलेक्शन कमीशन से जो एक कशीदगी का माहौल बन रहा था, वो सब हो, वो तमाम के तमाम जो थे वो उनकी वजह ये थी कि 2023 में जो इलेक्शन होने हैं या उससे पहले अगर होने हैं, उसकी तैयारी हो रही थी। और आप को अच्छी तरह याद होगा कि ये जो बुरानी कैफियत या एक तनाज़ा खड़ा हुआ DGISI के अपॉइंटमेंट से पहले, उससे पहले तो हुकूमत जो थी वो पुरअतमाद नजर आ रही थी और कहा यह जा रहा था कि अब अगले 5 साल के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। तो वो उसके बाद से अब पिछले 2-2.5 हफ्ते में तो वो अगले 5 साल तो छोड़े, अभी तो ये टर्म खत्म करने की बातें हो रही हैं। तो इलेक्शन 2023 के ऊपर जो एक फोकस था, मुझे लगता है कि वो फोकस हट गया है और उससे पहले और बड़े बड़े इश्यूज सामने आ गए हैं। इसलिए मुझे ये जो आपने बात की कि EVMs के मामलात और दीगर मामलात वो थोड़े से बैकग्राउंड में चले गए, क्योंकि वो अब डीप्रायोरिटाइज हो गए हैं, एक फौरी बहरान सामने आ गए। लेकिन इससे फाद साहब इशारा इस तरफ भी जाता है कि अगर ये पेज के थोड़े बहुत भी फटने से
सारा एजेंडा ही डिरेल हो जाता है। तो फिर ये एजेंडा क्या मुश्तरका समझा जाए एक तो, दूसरा इसका एनएसआर इस पेज के सेम होने पे इस हद तक फिर है कि आगे फिर सिवाय सर्वाइवल के आपको नजर नहीं आ रहा कि ये हुकूमत कुछ और अचीव कर पाएगी अब इन द नियर फ्यूचर। देखिए, अभी हमें कुछ दिनों में क्लियर होना शुरू हो जाएगा कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो कुछ हद तक अपनी न्यूट्रलिटी जो है वो जाहिर कर रही है कि नहीं कर रही। और अगर ऐसा होता है और जो जो एक चेंज होना है आईएसआई की लीडरशिप में, उसके बाद अगर हमें कुछ कुछ हद तक फर्क नजर आता है तो फिर शायद ये कहना कुछ हद तक सेफ हो कि जो एजेंडा जो पिछले 3 साल से हम देख रहे थे उसमें कुछ तब्दीली आ रही है। अगेन देखिए, एजेंडा लिंक था एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में, और कॉन्टेक्स्ट ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पर है और एस्टैब्लिशमेंट को सूट करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट अभी भी और ऐन मुमकिन है अगले 5 साल के टर्म के लिए भी। लेकिन ये जो अब रिव्यू हो रहा है, और मेरा ख्याल है हो रहा होगा, मैं आपको कोई हार्ड इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, लेकिन एक नेचुरल सी बात है कि पिछले 2-3 हफ्ते में जो कुछ हुआ उसकी रोशनी में एक रिव्यू तो हो रहा होगा। और उस रिव्यू में अगर वो जो फंडामेंटल कॉन्टेक्स्ट है वो चेंज होता है कि नहीं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जो है वो उस तरीके से एक लार्जर एजेंडा में फिट नहीं होती, तो फिर जाहिर बात है तमाम तरह एजेंडा, उसकी प्रायोरिटीज और उसके मुख्तलिफ जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो तमाम रीशफल होंगे। उन रीशफलिंग के नतीजे में आगे एक नया एजेंडा क्या आता है वो कहना मुश्किल है, लेकिन मेरे ख्याल में रिव्यू जरूर हो रहा है। अब ये फाद साहब रिव्यू तो हो रहा है, लेकिन एक तरफ हम देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट शख्सियात हैं जो कि इदारों को चलाती हैं और उनके आम तरीन ओहदों पे फायज होते हैं, तो जाहिर है कि दीज रिलेशंस मैटर ग्रेटली। बट नॉनदलेस अगर हम देखें कि खान साहब जो है वो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट के, जो लार्जर इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट हैं या फॉरेन पॉलिसी है या दीगर ऐसे उमूर हैं जिसपे मिनहसुल इंस्टीट्यूशन जो है कदम उठाए जा सकते हैं, खान साहब ने वहां ट्रेड किया है या महज ये दो शख्सियात के हवाले से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है? किस हद तक इदारा जो है वो मिनहसुल इदारा इस वक्त खान साहब को जो है वो मिसट्रस्ट करके या उसमें उनमें कॉन्फिडेंस लूज कर चुका है, या आपके ख्याल से ये ऊपर का अंदरूनी एक अहम ओहदेदारान का एक पर्सनल इशू हो गया, ईगो का इशू हो गया है, और लिहाजा इसको उस तनाजुर में, इदारे के तनाजुर में उस तरह ना देखा जाए, या फिर आम तरीन ओहदे पे जो है वो फिर इदारे को उसी तरह कमांड करता है कि अगर उससे कोई इशू है तो इदारे से इशू है? इनमें से क्या, इसमें से क्या सच है? देखिए, बहुत ही मुश्किल सवाल है और इसका जवाब जो है वो देने के लिए बहुत गहराई में जाना पड़ेगा, लेकिन दो तीन इश्यूज मैं आपके सामने रख सकता हूँ। देखिए, पहली बात तो जाहिर बात है कि जो इमीडिएट प्रॉब्लम खड़ा हुआ है वो तो शख्सियात के ऊपर ही हुआ है कि भाई एक इंडिविजुअल है, उनका ट्रांसफर जो है वो प्राइम मिनिस्टर चाहते थे कि वो अभी ना हो, और उसके ऊपर ये सारा इशू खड़ा हुआ है। तो वहां तक तो ये बात ठीक है कि ये एक इंडिविजुअल के मामले में हुआ है, और उस इंडिविजुअल की पोस्टिंग ट्रांसफर जिसने की वो भी एक इंडिविजुअल है, तो उसका भी एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ। और एज इट हैपेंस कि ये तीनों इंडिविजुअल जिनकी हम बात कर रहे हैं, एक तरह का एक ट्रोइका थी जो पाकिस्तान में तमाम तरह जो कौमी मामलात हैं उनमें उनका सबसे बड़ा रोल था। तो यहां तक तो ये बात इंडिविजुअल्स तक बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें एक थोड़ी सी एक पेचीदगी और वो ये है कि ये जो मामला उठा है इसमें सिर्फ ये 3 इंडिविजुअल इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि बहुत सारे और भी ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं जिनकी ट्रांसफर और पोस्टिंग्स जो हैं वो इस मामले में रुक गई थी, पहली बात। और दूसरा, देखिए, इन ट्रांसफर और पोस्टिंग के रुकने से जो एक प्रोसेस है उस इदारे का वो डिस्टर्ब हुआ है। माजी में मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर के फैसले की बुनियाद पर एस्टैब्लिशमेंट के अंदर के मामला जो हैं उनमें कोई डिस्टर्बेंस आई हो। तो यहां तक जब ये हुआ है तो इससे फिर वो जो इंडिविजुअल्स या अफराद का जो मामला है उसकी कुछ जैसे कहते हैं कि कनेक्शन जो है वो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट से भी बनता है, इसलिए ये प्रॉब्लम पेचीदा हो गया है। अच्छा फाद साहब, आपने एक आर्टिकल रिसेंटली लिखा था, द हमजा फैक्टर, इट वाज टाइटल्ड, एंड मैं आपसे पूछना ये चाहूंगा कि हमजा शहबाज जो है वो शख्सियत हैं जो मुशर्रफ साहब के भी ज़माने में काफ़ी नुमाया तौर पे उन्होंने अपने आप को कंस्टिट्यूएंसीज में और ग्रास रूट्स में और वर्कर्स में जो है वो इंट्रेंच किया था, और उस ज़माने से वो कोई पसे पर्दा ज़्यादा जो है वो असर व रसूख रखने वाले समझे जाते हैं। लेकिन वो जिस तरह से आपने लिखा उससे थोड़ा सा मैं इख्तलाफ तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं आपको अगर एक और थोड़ा से तरफ आपको मुतवज्जह कर सकूं कि आपके ख्याल से आप ये नहीं मानेंगे कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट he has failed to capture the imagination of the public and the PMLN voter the way Maryam Nawaz has. तो ये जो हमजा फैक्टर है
और आप इस बात को कोई झुटलाते नहीं है, आप इस बात को एक्नॉलेज करते हैं, बट यू स्टिल थिंक दैट द हमजा फैक्टर व्हेन इट कम्स टू रियल पॉलिटिक्स एंड द रियल विनिंग ऑफ इलेक्शंस, ही इज द टेलिंग फैक्टर. तो व्हाई डू यू थिंक सो? देखिए, वो आपने जिस तरह जिक्र किया कि मैंने उस आर्टिकल में बिल्कुल क्लियरली लिखा था कि मरियम साहिबा का जो रोल है वो एज इंस्पायरर इन चीफ है. उन्होंने वोट बैंक को मोबिलाइज किया है, उन्होंने उसमें एक मुजाहिमती अंसर डालकर और पार्टी को जो है वो हर हवाले से गैल्वनाइज भी किया है. लेकिन जो पार्टी की मशीनरी है उसको चलाने के लिए उसके अंदर खाते, जोड़ तोड़ की सियासत, हल्के की सियासत, इलेक्टेबल्स की सियासत, वो तमाम तर मामला जो हैं वो हमजा साहब जो है वो शुरू से चलाते रहे और उनकी वो स्पेशलिटी भी है. तो मुझे लगता ये है कि ये अगर पीएमएलएन ने कामयाब होना है तो उनको ये कॉम्बिनेशन लेकर चलना पड़ेगा. ये बात आपकी दुरुस्त है कि आवाम में उस तरीके से हमजा साहब का वो इन्फ्लुएंस नहीं है जो मरियम साहिबा का है, लेकिन उस पार्टी को चलाने में, उसकी निटी ग्रिटी में, उसकी डे टू डे रनिंग में मरियम साहिबा का वो एक्सपीरियंस नहीं है जो कि हमजा का है. मुझे ये लग रहा था कि इस वक्त हमजा जो है वो बिल्कुल ओवर शेडो हुए थे, लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं और जैसे जैसे पीएमएलएन के अंदर बज़ाहिर लग रहा है कि एक प्रैग्मेटिक आउटलुक आएगी, आनी शुरू हुई है, क्योंकि उन्हें नजर आ रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान एक स्पेस खुल रही है. तो इस मौजूदा सूरत हाल में हमजा शहबाज की जो सियासत है, उनका जो एक्सपीरियंस है, वो अब उसकी पीएमएलएन को शायद ज्यादा जरूरत होगी. चुनाचे जो थोड़ा सा उनका और मरियम का जो बैलेंस जो है वो ऑफ बैलेंस हुआ था, एंड मुमकिन है कि थोड़ा सा उसमें करेक्शन आए. लेकिन आप ये भी देखें कि जब एस्टैब्लिशमेंट का सेम पेज जो है अगर खान साहब से फटता है थोड़ा, तो जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो टू फोल्ड हैं. एक तो ये है कि एस्टैब्लिशमेंट ऑब्वियसली इज नाउ लुकिंग फॉर समवन एल्स, इज द अजम्पशन वेदर ट्रू और नॉट, और वो दैट समवन एल्स इज मच मोर लाइकली टू बी शहबाज शरीफ देन मरियम नवाज. बट दूसरी तरफ अगर यहाँ पे एक ब्रीच है तो ये जो मज़ाहमत है उसको एक मतलब समझ लें कि एक ऑपोजिशन और एनिमी की वीकनेस भी तो नजर आ रही है. तो विच वे डू यू गो, और डू यू कंटिन्यू टू डू द होल थिंग अगेन, द गुड कॉप बैड किंग बैड कॉप? आपके ख्याल से कायद जो नवाज शरीफ हैं वो आपके ख्याल से अब हमजा और शहबाज साहब की सियासत को ज्यादा तकवीत देंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये जो ब्रीच हुई है ये एक मज़ाहमत को भी तो मौका देती है कि इस वक्त पाउंस करके पूरी बाजी मार ली जाए. तो ये भी कहीं मियां साहब के जहन में नहीं होगा? मेरे ख्याल में ये डिबेट अभी सेटल नहीं हुई है पीएमएलएन के अंदर. ये डिबेट चल रही है और ये बड़े अरसे से चल रही है, लेकिन जब से ये सेम पेज के मामला जो हैं वो सामने आए हैं तो उस डिबेट में न सिर्फ ये कि पार्टी के अंदर तेजी आ गई है, बल्कि थोड़ा सा उसके जो कॉन्टूर्स हैं वो भी चेंज होना शुरू हुए हैं. ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि मियां नवाज शरीफ साहब ये जरूर सोचते होंगे कि ऐसे मौके पे अगर मुजाहिमत को कम किया जाए तो उससे नुकसान होगा, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें ये भी मालूम है कि अगर इलेक्शन में कामयाबी हासिल करनी है तो उन्हें बहुत हद तक प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स भी करनी है. पीएमएलएन के अंदर दो स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, वो आपस में एक दूसरे के ऊपर तनकीद भी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो उनकी पार्टी क़यादत के ऊपर हावी हो. इस वक्त सूरत हाल कुछ यूं है कि जो मुफाहिमत वाली स्कूल ऑफ थॉट है उसकी जो वजन है वो कुछ हद तक बढ़ा है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि इस स्पेस में अगर हमने अपनी एंट्री डालनी है तो वो जाहिर बात है एस्टैब्लिशमेंट के साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पे होगा. यही मेरी भी कुछ यही सोच थी. लेकिन दूसरी तरफ सर लिमिटेशंस जो हैं वो दोनों तरफ हैं, क्योंकि एक एस्टैब्लिशमेंट मियां साहब के साथ जो हुआ है उसके बाद वो वहां ट्रस्ट करने का भी उनका इशू है, और दूसरी तरफ अगर यहाँ भी लड़ाई ले ली तो फिर आप समझ सकते हैं कि पूरे ही पॉलिटिकल क्लास से तो लड़ाई लेना जो है वो कभी भी उन्होंने अपनी दानिश में समझा नहीं है. तो एक बैलेंस तो सर, और एक कुछ लिमिटेशंस तो उस तरफ भी हैं, वहां भी तो ऑप्शंस जो है वो अनलिमिटेड नहीं है. बिल्कुल. देखिए, हमेशा माजी में भी ऐसा हुआ. मैं बार बार तारीख का हवाला दे रहा हूं क्योंकि हम बदकिस्मती से हम लोग तारीख से सीखते नहीं है. माजी में जब भी ऐसा हुआ है, हमेशा जब भी गवर्नमेंट के साथ प्रॉब्लम्स हुए एस्टैब्लिशमेंट के, तो जो ऑपोजिशन होती थी वो पहले से ही वेटिंग इन द विंग्स होती थी. ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला था. इस बार ये फॉर्मूला टूटा है क्योंकि ऑपोजिशन जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो उसने एक मुजाहिमती किस्म का रवैया अख्तियार किया हुआ था. लेकिन आप ये भी देखिए कि उसके बाद जिस तरीके से पीडीएम शुरू हुई थी 2020 में, वो किस तरीके से फ्रैक्चर हुई है. उसमें से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलग हो गई और उसका जो रवैया है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ वो बिल्कुल मुख्तलिफ है. और पीएमएलएन के अंदर भी एक बहुत बड़ा धड़ा है
जो कि एस्टैब्लिशमेंट से इंगेज करने के लिए तैयार है और उसकी वो यानी उसका ये कहना भी है कि हमें ये करना चाहिए। तो इस वक्त ये बात बिल्कुल ठीक है कि वेटिंग इन द विंग्स वाला फॉर्मूला जो है वो वापस आ रहा है, और जब भी अगर इस सेटअप में कोई तब्दीली आई तो आपके पास कोई कमी नहीं होगी उन लोगों की जो चाहेंगे कि वो इस स्पेस को खुद आकर एस्टैब्लिशमेंट से हाथ मिलाकर और इस स्पेस को फिल करें। तो इस लिस्ट में तो सर बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी साहब भी प्रॉब्ली अपना हिस्सा डालना चाहेंगे। आखिर पीडीएम की चारों पहियों में से यकमुश्त हवा निकालने का कहीं ना कहीं जो है वो अजाला जो है वो होगा। ये सिर्फ बाप से मिलके एक लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट में इलेक्ट करने के अलावा भी हमने देखा कि प्रेशर पीपल्स पार्टी से हट गया है। हम देखते थे कि रोज एवरी डे सर केस चल के, मैं वकील हूँ, मैंने नहीं अपनी लाइफ में कभी करियर में देखा जिस तरह नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ ट्रायल चले डे टू डे, और हैरत अंगेज तौर पे इलेक्शन से पहले वो डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब का केस जो है वो आगे नहीं चलता, और जो है आसिफ अली जरदारी साहब पीपल्स पार्टी वाले भी जो लोग हैं वहाँ कन्विक्शंस नहीं हो रही। और हम देखते हैं कि इस तरह की नैब की जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग बताई जाती है वो महज पॉलिटिकल बिहेवियर को जैसे मनूवर करने के लिए, इन लोगों को नाहल करने में वो इंटरेस्ट नहीं है और ना उनसे पैसे निकालने में कोई इंटरेस्ट नजर आता है। तो अगर सिचुएशन हम इस तरह, और अब तो न्यूटर कर दिया गया टोटली नैब को, और आइंदा के लिए तो बरीउज़्ज़िम्मा कर दिया है काफी हद तक एक बड़ी करप्शन को या टॉप लेवल से डिसीजन मेकिंग के थ्रू करप्शन को। तो अगर हम इस चीज को भी देखें तो क्या ये नैब और ये जो सारी चीजें थी ये सिर्फ नवाज शरीफ और मरियम नवाज के लिए थी क्या? देखिए, ये जो पिछले 3-4 साल में हुआ है खासतौर पे पैनामा लीक्स के बाद, वो उसमें तो आप अच्छी तरह जानते हैं जो लीगल प्रोसीडिंग्स हुई उसमें कहाँ पे कितना वजन था और कहाँ पे नहीं था। और मेरे ख्याल में इसमें भी कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ साहब और वो टारगेट हुए हैं, उसमें बहुत सारे उस मामले में बहुत सारे झोल थे। बहरहाल वो जो कुछ होना था वो हो गया। अब इस वक्त देखना यह है कि क्या जो आज से 3 साल पहले जो वाकयात हुए उनकी रोशनी में अब जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनका कोई कनेक्शन बनता है। आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की, मेरे ख्याल में इस वक्त जो रियल पॉलिटिक के हवाले से जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना रोल अदा कर रही है वो शायद कोई भी नहीं कर रही। उन्होंने ये देख लिया है कि अगर उन्होंने गवर्नमेंट में आना है, अगर उन्होंने पावर में आना है तो उन्हें बड़ी ही सोच समझकर एस्टैब्लिशमेंट से निगोशिएट करना है, और अपनी जो कमजोरी है जो कि ये कि उनके पास पंजाब में कुछ नहीं है उसको पूरा करने के लिए उन्होंने इत्तेहादी जमा करने हैं या उस तरह के इलेक्टेबल्स जमा करने हैं जिनको ये हिंट हो कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ हवा चलनी शुरू हो गई। तो ये इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें ये तमाम तर रीशफलिंग हो रही है। जो इत्तेहादियों का आपने जिक्र किया, जो दीगर लोग हैं, जो प्लेयर्स हैं, पंजाब में बहुत कुछ हो रहा है, वहां के इलेक्टेबल्स को समझ आ रही है कि अगले इलेक्शन में पीटीआई की टिकट में वो जान नहीं होगी। तो ये जो मौजूदा सूरत हाल है इस वक्त बहुत सारी रीशफलिंग हो रही है। जो पाकिस्तान का सियासी लैंडस्केप है वो तब्दील हो रहा है, लेकिन खामोशी से हो रहा है। मेरे ख्याल में थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इससे पहले कि हम एक फाइनल जजमेंट दें कि अब जो बसात बिछी है वो क्या है। सर, फाइनल क्वेश्चन टू यू सर, एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। लेकिन वुड यू अग्री कि सर 2 धचके जो खान साहब को अब ऑलरेडी लग चुके हैं, मैं और सवाल मेरा ये होगा कि इज देयर अ वे बैक फ्रॉम दिस? एक धचका तो ये है सर कि जिस तरह के अपैरेटस के साथ खान साहब जो है वो चल रहे थे, और कहा जाता है कि जिस तरह से उनको आगे की अपनी कामयाबी नजर आ रही थी, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको डिसरप्ट कर दिया गया है, नंबर 1। नंबर 2, ये उस डिसरप्शन से और सेम पेज के फटने से जो तासुर गया है पीएमएलक्यू में, एमक्यूएम में और इलेक्टेबल्स में आइंदा के लिए, उससे आइंदा पीटीआई की पोजीशन ना सिर्फ के अगले इलेक्शन डे पे खराब होती है बल्कि प्री इलेक्शन जो अच्छे इलेक्टेबल आते हैं, जो जोर बनता है इलेक्शन का, बिरादरियां एक तरफ जुड़ती हैं, ये सारे मामला उससे मुतासर हो सकते हैं। इज देयर अ वे बैक फ्रॉम दिस फॉर इमरान खान? देखिए, मेरे ख्याल में अगर पीटीआई की लीडरशिप ये बैठकर सोच रही हो कि हमने पिछले चंद हफ्तों में क्या खोया है और उसे वापस कैसे पाया जा सकता है, तो उनके पास भी ज्यादा जो है वो जवाब नहीं होंगे। इशू ट्रस्ट का है, और ट्रस्ट आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब एक बार वो टूट जाए या उसमें क्रैक आ जाए तो उसको जोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। वो आपने हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल की जो है वो पोएम तो सुनी होगी। वो जब हम्टी डम्टी वॉल से गिर जाता है तो वे तमाम किंग्स के मेन और उसके जो हॉर्सेस हैं वो उसको नहीं जोड़ पाते।
तो अब मामला कुछ यूं है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बहुत बहुत ज्यादा अच्छे ऑप्शंस नहीं है। उनके पास बेस्ट यही है कि वो किसी तरीके से जो कुछ भी रप्चर हुआ है इसको जोड़ने की कोशिश करें, इस पे को मरहम पट्टी लगाएं, इस पे को बैंडेड लगाएं और अगले 1.5-2 साल में अपनी इकोनॉमी को इतना बेहतर कर दें कि मजबूरन लोग जो है वो उनके लिए वोट दें। लेकिन अगर हम पिछले 3 साल के हालात देखें तो ये लगता नहीं है कि 1.5-1.5 पौने 2 साल में सर सब कुछ हो जाएगा। जो तो जो ऑल द पहाड़ ऑप्शंस आर इक्वली बैड। सर जो पहाड़ सर करने को है उसमें प्रॉब्लम यह है कि पीटीआई लेट्स से कि पैचअप एक हद तक कर भी ले तो उसको सिर्फ न्यूट्रलिटी तो नहीं चाहिए ना एस्टैब्लिशमेंट की, उसको तो उससे ज्यादा की जरूरत नजर आती है, तो वो चीज तो मिलना बहुत मुश्किल होगी। जस्ट फाइनल वर्ड। मैं आई एग्री विथ यू। देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट मिली है एस्टैब्लिशमेंट की वो अनप्रेसिडेंटेड है और वो उस वक्त मिली थी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी पॉपुलैरिटी वेव को राइड कर रही थी और बाकी ऑपोजिशन कंप्लीटली डिस्क्रेडिट थी और कहा जा रहा था कि ये पाकिस्तान की तकदीर को बदल देंगे। 3 साल बाद जब ये सब कुछ नहीं हुआ और उसकी पॉपुलैरिटी भी डिप कर रही है और एस्टैब्लिशमेंट एक कदम पीछे भी हट रही है तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मामला जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो। Sir, when you laugh, the world laughs with you, and when you cry alone. And the rats, they have a way of jumping ship. And ये momentum बहुत बड़ी चीज होती है सर सियासत में. Fahad Hussain साहब, it was a privilege to have you, sir. Thank you for joining us. Inshallah, do this again very soon. अब सर ब्रेक पे जाएंगे हम और ब्रेक से वापस आके इसी सिलसिले को नईम अशरफ भट्ट साहब के साथ जो है वो रीजॉइन करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आलिया हमजा मलिक साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब हमें ज्वाइन कर रही हैं और नईम अशरफ भट्ट हमारे बहुत सीनियर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं और एक बहुत जो है वो रेगुलर गेस्ट हैं हमारे शो के, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नईम साहब, पहले आपसे शुरू करूंगा कि क्या इस बहरानी कैफियत कहा जा सकता है, इस वक्त हुकूमत को हर तरफ से प्रेशर है और मलिक साहिबा से हम पूछेंगे इसका, लेकिन कोई अंदर की इस हवाले से खबर है कि इस वक्त हुकूमत के जो मामलात हैं जिसमें सेम पेज का फटना जो है वो सर फहरिस्त अगर हम समझें तो, और जाहिर है कि उसके बाद पब्लिक का जो महंगाई के हवाले से प्रेशर है, FATF और IMF में मामलात तय अभी तक ना होने का प्रेशर है, बैनुल अक़वामी तौर पे जो है वो एक हद तक हम देखते हैं कि वेस्ट के साथ वो ताल्लुकात नहीं हैं जो जिस तरह से पहले थे, तालिबान से हमें जोड़ के जो है वो तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। इस सारे पस मंज़र में कहीं आपको वे बैक नजर आ रहा है खान साहब के लिए? खान साहब पे इस तरह के बहरानी जो है वो प्रेशर जो है हमने देखे कि पहले भी थे और वो उन्होंने ओवरकम किए या हालात ने उनके लिए ओवरकम किए, लेकिन फ़र्क ये था कि सेम पेज उस वक्त था। तो अब ये फ़र्क क्या हर चीज़ बदल देगा, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। इस वक्त मामला जो हैं वो पहले वाले नहीं हैं। पहले बल्कि अपोजिशन ने जो भी कदम उठाया अब वो बाउंस बैक हुआ, उनको उसका फ़ायदा नहीं हुआ बल्कि खान साहब और ज़्यादा मजबूत हुए। लेकिन अब मामलात मुख्तलिफ लिहाज से जो है वो अब डिफरेंट हैं। सिर्फ एक वजह नहीं, बहुत सी वजूहात हैं और मेन वजह बिल्कुल एक पेज ना होना है। उसकी वजह से ही मामला दूसरे भी जो हैं वो ख़राब नज़र आ रहे हैं। आप ये देख लें कि इससे पहले मियाँ साहब से यानी नवाज शरीफ से कोई ऐसी मुलाकातें पिछले 2 सालों में तो नहीं हुई जो कि अब शुरू हो गई हैं। हाँ, शहबाज शरीफ या ख्वाजा आसिफ हो गए, राना, इनके बारे में कहा जाता था मुफाहमती लोग हैं, इनकी होती रहती, लेकिन मियाँ साहब जो हैं उनसे ये पिछले 2 माह में जो 5 अहम मुलाकातें हुई हैं जो कि एक अहम शख्सियत यहाँ से जाकर वो लंदन में उन्होंने उनसे मुलाकातें की और डिस्कस भी सियासी सूरत हाल हुई है, जिसमें मियाँ साहब जो हैं वो इलेक्शन अर्ली मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि मार्च में इलेक्शन चाहिए। बहरहाल ये उनका मुतालबा है और भी ऑप्शंस इससे पहले ये नहीं था। ये जरूर था कि एक पस पर्दा कोई शहबाज शरीफ का ताल्लुक है। आपके ख्याल से एस्टेब्लिशमेंट के पास अगर खान साहब को इन हाउस की तब्दीली की तरफ जाया जाए और वो असेंबली डिसॉल्व कर दें या किसी भी वजह से अगर इलेक्शन जल्दी हो जाते हैं तो इलेक्शन के बाद का जो मामलात हैं वो एस्टैब्लिशमेंट जो है आपके ख्याल से उसके लिए ज़्यादा आसान हो सकते हैं या ये है कि शायद खान साहब को प्रेशर में रखा जाए लेकिन इवन एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त नए इलेक्शंस की तरफ जाने में रजामंदी ना दिखाए? क्या ख्याल है? असल में सर प्रेशर की अब बात नहीं रही।
आप मामला देख लें कि जो महंगाई है और जो हालात हैं इस वक्त इंटरनेशनली भी, जो बड़े स्टेक होल्डर हैं वो मुस्लिम लीग नून है, दूसरी बड़ी जमात, वो कोई और ऑप्शन जैसे कि तहरीक अदम एतमाद है, इन हाउस -1, ये वो इसकी तरफ आ ही नहीं रहे। उन्हें नज़र आ रहा है उनके हिसाब से, जा रहे हर एक ने अपनी सियासत देखनी है। उनके ख्याल में ये है कि वो इस वक्त बेहतर पोजीशन में है, क्योंकि उनका जो मुखालिफ PTI है वो इस वक्त उनकी पोजीशन अच्छी नहीं है। तो इलेक्शन हो गए तो वो जीत सकते हैं और वो बेहतर फिर चला भी सकते हैं। उनके एक और भी दलील है, लेकिन ये इलेक्शन होने का तो एक ही तरीका है कि खान साहब असेंबलियों को डिसॉल्व कर दें, और कोई दूसरा तरीका तो अभी इलेक्शन। ये बात सही है आपकी, लेकिन जाहिर है प्रेशर होते हैं, प्रेशर टैक्टिक्स हैं। बल्कि आपको पता है कि जो उनके एक वफाकी वजीर हैं असद उमर साहब, वो एक दो दफ़ा कह भी चुके हैं कि खान साहब तो कहते हैं कि अगर कोई ज़्यादा मसला और मुझे तंग किया गया या कोई ऐसा हुआ तो मैं असम्बलियाँ भी तोड़ सकती। यानी इन हाउस चेंज की तरफ अगर आलिया साहिबा अगर इन हाउस चेंज की तरफ जाने की बातें हुई तो खान साहब असम्बलियाँ डिसॉल्व कर सकते हैं। आपके ख्याल से ये बात इतनी आगे चली गई है या अभी ये अनफोल्ड होते हम देखेंगे? क्या कोई वे बैक है? क्या ये पेज जुड़ सकता है? क्या कहेंगी आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू हैदर साहब। एक तो मैं सुन रही थी, फहद हुसैन साहब को भी सुन रही थी, नईम साहब को भी सुन रही थी। थोड़ा सा मैं तो याद कराती हूँ, माजी ज़रूर याद कराती हूँ। अभी हमें 3 महीने हुए थे ना, तो कहा गया शहबाज शरीफ आ गया है, फौज से उनका गठजोड़ हो गया है, खान साहब चले जाएंगे। अभी 6 महीने हमारी हुकूमत को नहीं हुए थे तो कहा गया फॉरेन फंडिंग का केस आ गया है। मैडम सेम पेज का है, बाकी आपकी सारी बातें सही हैं। खान साहब ने ओवरकम किया है, लेकिन सेम पेज नहीं है, आज फर्क ये इस पे, इसको एड्रेस करें। 10 महीने गुजरते हैं तो कहा जाता है अब तो मरियम बीबी आ गई है, तहरीक चलाएंगे, हुकूमत चली जाएगी। 2.25 साल होते कहते अब तो इत्तेहादी छोड़ गए हैं, अब तो हम बस जा ही रहे हैं। 2 साल खत्म होते हैं, PDM आ जाती है, सारा कुछ आर या पार होते होते हुकूमत जाते जाते फिर भी रह जाती है। आज 3 साल के बाद हम कभी ये सुनते हैं कि सेम पेज भी नहीं रहा। उसके बाद उन्हीं के तजवीज़ कुनंदा की नोटिफिकेशन भी जारी हो जाता है। जो 20 दिन का वो जो स्टॉर्म इन द टी कप था वो भी ठहर जाता है। लेकिन अब सिर्फ बात यह है कि जो अभी बात हो रही थी, मेरा तो एक सादा सा मासूमाना सा सवाल है, ये वही जमात है जो जिनके बारे में भट्ट साहब ये कह रहे थे कि 5 दफा जाके उनके लीडर से बाहर मुलाकातें हुई, ये वही जमात है जिसका स्लोगन था वोट को इज्जत देना। और फिर जब बात तो एक सादा सी है, 35 साल ये हुकूमतें कर चुके हैं इस मुल्क में, और 3 साल वाली हुकूमत, देखिए बात सिर्फ इतनी है, 3 साल वाली हुकूमत पे ये जिस तरह के ब्लेमबाजी हो रही है, हम तो जी फैक्ट से बात करते हैं, हम तो लॉजिक से बात करते हैं, हम ये कहते ही नहीं है। बात इतनी है, 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट खसारा। क्या होगा? देखिए जी, हमारे लिहाज से तो इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ना हम उन लोगों में से हैं कि जिन्होंने डॉन लीक्स करनी है, ना हम उन लोगों में से हैं जिन्होंने अवाम का पैसा लूटकर 7 बड़े आजमों में लेकर जाने, और ना हम उन लोगों में से हैं कि जिन्होंने अवाम के साथ कोई धोखाधड़ी करनी है। तो हमारा तो एक पेज इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहेगा, क्योंकि इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वही जनरल बाजवा साहब है जिन्हें इसहाक डार साहब सिर्फ इसलिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और नवाज शरीफ साहब बनाना चाहते थे कि वो एक जमहूरियत पसंद है, वो हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। हम और फौज एक ही पेज पर है, क्योंकि दोनों का मकसद आइन और कानून की बालादस्ती करनी है। दोनों का मकसद ये है कि पाकिस्तान के और अवाम के हालात बेहतर हों। ये जो एक मैं जो भी सुनती हूँ, मुझे तो ये समझ में पहले एतराज इस बात पर था कि इमरान खान साहब और फौज क्यों एक पेज पर है। अब लोगों को मसला ये है कि हम एक पेज पर क्यों नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, हम में कोई लड़ाई नहीं है, हम एक ही पेज। लोगों को मसला नहीं है कि आप सेम पेज पे नहीं है, आपको मसला हो सकता है। हमारा फख्र है, देखिए जी, हम एक ही पेज पर है। मसला कौन सा है? वो सिर्फ हमारी जो फौज है, हमारी जो फौज के सिपह सालार हैं, वो आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं, और वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि भट्ट साहब कितना ये एतमाद जो है आलिया साहिबा के एतमाद को आप किस हद तक इंडोर्स करेंगे, और आने वाले वक्तों में आपके ख्याल से ये चीज किस तरह अनफोल्ड होगी, और क्या ये रिलेशनशिप अब मेंड हो सकती है खान साहब के लिए? देखें आलिया साहबा, जाहिर है एक बात तो उनकी बड़ी उन्हें ज़बरदस्त ठीक की, वो जो वोट को इज़्ज़त दो और मियाँ साहब की खुफिया मुलाकातों की, बिल्कुल सही कह रही हैं।
वो हमेशा उन्होंने ऐसे किया है, वो चलता रहेगा और सियासत ये दूसरे भी ऐसे करते हैं बहरहाल। लेकिन ये बात इनको भी पता है, मियां साहब की मुलाकातों की बात जो है वो अभी कोई कंफर्म तो नहीं है, ये कह सकते हैं अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, लेकिन मुलाकातों में तो कोई शक भी नहीं है, लोगों का भी पता है क्या बातें भी है। अच्छा, दूसरा ये जो आलिया साहबा कह रही हैं कि बिल्कुल ये ऑन रिकॉर्ड तो जाहिर है ये नहीं कहेंगी, कभी भी नहीं कहेंगी कि एक पेज नहीं है, लेकिन इनको भी पता है एक पेज तो अब नहीं है। जब एक पेज था हम सब इधर प्रोग्राम में बैठ के भी नज़र भी आता था, कहते भी थे, खान साहब को फ़ायदे भी होते थे, अपोजिशन को उसके नुकसानात भी होते थे, लेकिन अब तो ये नहीं है। और बल्कि कुछ मैं कह रहा हूँ कि जो लेटेस्ट मामला इस वक्त चल रहा है उसमें भी कुछ मामलात ऐसे हैं कि कन्फ्यूजन लग रही है। अब भी लगता है कि कोई भी इशू आना है, गवर्नमेंट के साथ इश्यूज आते हैं चलते हैं, ज़ाहिर है वो उन्होंने चलाना है मुल्क को, तो इसलिए लग ये रहा है कि मामलात उस तरह अब नहीं हैं, एक पेज जो है वो अब नहीं है। और खान साहब के लिए मसाइल बिल्कुल हैं, बहरहाल वो खड़े हैं। पेज जुड़ सकता है या नहीं, ये तो जो इतलात हैं, जो सोर्सेज बता रहे हैं, उससे तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हम ये नहीं कह सकते नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन मुश्किल ज़रूर है क्योंकि थोड़ा ज़्यादा मसाइल हो गए हैं। और खान साहब का भी आप देखें कि वो ज़ाहिर है उनकी एक स्टाइल रहा है, क्रिकेट से देख लें कि वो कमांड में होते हैं और वो हर सूरत कमांड चाहते हैं, और ये भी उनका एक स्टाइल अभी तक मौजूद है। ज़ाहिर है वो प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ़ एग्जेक्टिव हैं और उनका इख्तियार है भी, तो इसलिए मामलात। और यही बात आप देख लें कि मियां साहब का भी यही इश्यूज होते थे, हालांकि मियां साहब बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइजिंग थे, उन्होंने तो बड़ी बड़ी परवेज़ रशीद, मुशाहिदुल्लाह, फातमी, पता नहीं किस किस को उन्होंने कुर्बान भी किया, लेकिन फिर भी वो हो रहे थे। खान साहब तो खैर वैसे डटे रहते हैं, बल्कि देख लें बुज़दार साहब पे वो 3 साल हो गए हैं डटे हुए हैं, तो इसलिए लेकिन ख़राबी जो है वो यहीं पर होती है और वो थोड़ी सी इस वक्त है। हम ख्वाहिश करते हैं, कहते हैं आलिया साहिबा को कि अल्लाह करे ये पेज जो है वो दोबारा ठीक हो जाए, लेकिन फ़िलहाल इनको भी पता है कि मामलात उस तरह नहीं है जो पहले थे, मामलात ख़राब ज़रूर हैं। और उसकी सबसे बड़ा सबूत है कि नवाज़ शरीफ से इससे पहले 2 सालों में, यानी बाहर जाने के बाद, इस तरह की मुलाकातें नहीं हुई थी जो अब हुई हैं। और उसको थोड़ा सा मरियम नवाज़ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन से भी जोड़ लें, पहले ऐसे नहीं था, और शहबाज शरीफ की मर्ज़ी से वो पटिशन फ़ाइल हो रही है। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो है वो मामला ख़राब हैं और मुस्लिम लीग नून इस वक्त जो है उसको आंख मारी गई है और वो बड़े इस पे वो खामोशी से अपना काम जारी रखे हुए हैं। मुझे तो लगता है कि वो इतने खुश शायद वो पिछले 2 सालों में नहीं होंगे जो इस वक्त हैं। और गवर्नमेंट ज़रूर पीटीआई वाले परेशान हैं और ऑफ द रिकॉर्ड वुज़रा जो हैं वो बहुत सारी बातें भी करते हैं, लेकिन वो ऑफ द रिकॉर्ड है, हम वो कहते नहीं हैं, लेकिन सबको पता है कि मामलात इस वक्त उतने अच्छे नहीं जो पहले 3 साल रहे हैं। उसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, हम दे चुके हैं, और लेटेस्ट भी लग रहा है कि कोई अल्लाह ना करे कोई गलत हो, लेकिन ये जो लेटेस्ट इशू इस वक्त चल रहा है जिस पर हमें उस तरह इजाज़त नहीं है, पाबंदी लग गई है, लेकिन बहरहाल उसमें भी थोड़ी सी खराबी और कन्फ्यूजन मौजूद है। आलिया साहिबा ये तो बहुत गंभीर जो है वो पेश कर रहे हैं पिक्चर। भट्ट साहब, आपके ख्याल से जिस वजह से ये पेज फटा, आपके ख्याल से ये वर्थ इट था कि मतलब अगर इस पे कुछ रिव्यू किया जाए तो कुछ मामला डिफरेंट तरह से नहीं आप कर सकते थे? मैं तो ना इंजॉय कर रही हूँ भट्ट साहब की सारी बातों को, बिल्कुल उनके सोर्सेज भी ठीक कहते होंगे, उनको भी खबरें ठीक होंगी, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा जो है ना बात जो मैं सिर्फ कहना चाहती हूँ कि PMLN कितनी खूबसूरती से ये एक्सपोज कर रहे हैं। हमें छोड़ दें हम किस पेज पर हैं, हम कहाँ पर रहते हैं, इतनी खूबसूरती से ना इन्होंने PMLN को एक्सपोज कर दिया है। वो सिविल सुपरमेसी, वो वोट को इज्जत दो, यहाँ जुबैर साहब को रसगुल्ले खाने, वो सब ठीक है, लेकिन आपका क्या इसमें नतीजा आपके लिए क्या निकलेगा? सुने ना करा करें
वहीद साहब आप एंजॉय किया करें इन बातों को। यहाँ पर आप एक दफा रसगुल्ले खाने भेजें, उसके बाद अगले दिन आपको याद आता है कि नवाज शरीफ साहब की तरफ से एक लेटर जारी होता है कि हमारी मर्जी के बगैर कोई भी इनसे मुलाकात नहीं कर सकता। ये अवाम को ये तो अब अवाम वो वाली 1980 का टाइम थोड़ी है कि अवाम को इनके काम ना पता चले या अवाम इनके असल चेहरे ना पहचाने। बिल्कुल पीर पगाड़ा साहब इनके बारे में सही कहते वो सारी बात अपनी जगह, लेकिन पहले जहांगीर तरीन साहब को आपने लूज किया, फिर सेम पेज फटता है। जो सारे सतून थे आपके इस पिछले इलेक्शंस को जीतने के, अगर वही जो है वो अब लड़खड़ा रहे हैं तो नतीजा आगे मुख्तलिफ तो हो सकता है ना। बट साहब इस हद तक तो सही कह रहे हैं कि ये देखें ना, जहांगीर तरीन साहब से अगर मैं वहीद साहब मैं थोड़ी सी बात ये ऐड कर दूं। बार बार मैं एक ही बात करूंगी और बात सिर्फ इतनी है कि हम और फौज एक ही पेज पर हैं। हम और फौज आइन और कानून की बालादस्ती के लिए एक ही पेज पर हैं। हम और फौज अफगानिस्तान के मामलात में एक पेज पर हैं। हाँ, हम मुशावरत करते हैं। मुशावरत के बाद हमारे जो भी आपस के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब के जो भी उनके एतराज़ात थे, चीफ साहब ने बड़ी खंदा पेशानी के साथ उन सारे एतराजात पे उनको कन्विंस किया और उसके बाद वो एक पेज दोबारा से जुड़ चुका है। बिल्कुल ये मतलब हमारे दुश्मनान को खबर कर दें आप कि ये एक पेज नहीं फटने वाला। हम उनके साथ शाना बशाना इस मुल्क की तरक्की के लिए, अवाम की फलाह बहबूद के लिए अपने दुश्मनों को इसी तरह से जो है ना जलाते ही रहेंगे। और मुझे भट्ट साहब को ये आपकी 14 अगस्त की स्पीच लग रही है और रियल पॉलिटिक के कोई बहुत ज्यादा करीब नहीं लग रही। बट साहब आप ये बताइए कि ये अवॉइडेबल नहीं था। आप मुझे बताएं कि ये क्यों हुआ। इतनी खान साहब जो है कंफर्टेबल अगर चल रहे थे तो इस दौरान ये चीज क्या होना जरूरी थी? अगर रिव्यू इसको किया जाए तो खान साहब इस चीज को अवॉइड नहीं कर सकते थे, या आपके ख्याल से खान साहब के साथ ये हो गया है या ये नोटिफिकेशन के में जो उनका अमल था उसकी वजह से हुआ है? ये कुछ समझ आई है हमें बात कि ये हुआ क्यों है और क्या अवॉइडेबल था? ये अच्छा सवाल। ये बिल्कुल अवॉइडेबल हो सकता था। असल में एक मिसाल गवर्नमेंट के अंदर की आपको देता हूँ कि जब इसी तरह के मामला मुस्लिम लीग काफ से कुछ 6 माह पहले पीटीआई के चल रहे थे और बड़ी टेंशन थी, और परवेज़ लाही ने उस वक्त उन्होंने एक बात कही थी कि खान साहब शक करना छोड़ दें, शक ना करें, हम जिसके साथ होते हैं उसके साथ हैं और जिसके ख़िलाफ़ हो उसके ख़िलाफ़ होते हैं। फिर वो 6 महीने उन्हें लगे शक दूर होने में। फिर खान साहब उन्हें आके मिले भी और ये कहा बिल्कुल मुझे लोग जो हैं वो आपके मुताल्लिक गलत बताते थे, इसलिए अब मैं खुद आपसे वो करूँगा रब्ता, किसी को बीच में नहीं आने देंगे, और अब वो हालात बेहतर हुए। यहाँ भी जो है वो शक जो है वो उसने मेरा ख्याल है थोड़ा सा काम ख़राब किया। और एक मेरा जो लगता है कि अगर 2 माह बल्कि इसको 4 माह आप समझ लें कि मियाँ साहब से जो मुलाकातें, ये 2 माह तो डायरेक्ट मियाँ साहब से हुई कुछ लोगों की, लेकिन उससे भी 2 माह कबल, उससे पहले ट्रस्ट पैदा करने के लिए जो कि अब नहीं था, तो वो कोई इसहाक डार साहब, सुलेमान शबा, जो भी उधर हैं, कुछ फैमिली के कुछ पार्टी के लोग, उनसे पहले मुलाकातें हुई और जो पहले एतमाद बना। यानी इसका मतलब है जो 3-4 माह से जो मामला चल रहे थे, अगर हमें पता है तो यकीनन वो खान साहब को भी पता होगा, प्राइम मिनिस्टर तक होंगे। कमर जमान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। कायरा साहब से पूछ लेते हैं, उनकी पार्टी जो है वो बहुत पहले से इन हाउस चेंज की बात करती आई है। अब कुछ मौका लगा है कायरा साहब कि ये वाकई अमल में लाई जा सकती है बात, और आगे जो इस्टेब्लिशमेंट का सहारा या उसकी रुकावट की मामलात थे जिसकी बुनियाद पे पीएमएल नून आपका पहले साथ नहीं दे रही थी, अब वो बात नजर नहीं आती। लेकिन दूसरी तरफ पीएमएल नून की ये भी दलील है कि अब अगर ऐसा मौका है तो इसकी तरफ जाया जाए। ये इन हाउस की जरूरत नहीं है। आप अभी भी अपनी सिंध हुकूमत को और अपने आज के मामलात को बचाते हुए फायदा उठाना चाहते हैं। कुर्बानी के लिए आज आप तैयार आज भी नहीं है। क्या कहेंगे आप? हुकूमत बचाना चाहते हैं तो क्या हमारी लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं बचनी चाहिए? क्योंकि बाकी दोस्त तो बहुत सारी कुव्वतों के सहारे आते हैं, हम तो उन सारी कुव्वतों के खिलाफ लड़के आते हैं। तो ये पहली बात तो यह है कि इसमें कोई जुर्म नहीं है, लेकिन हम ये नहीं कर रहे, बल्कि हमारी पूरी कोशिश और तवानाई ये है कि हम अपने दोस्तों के इस बात पे कायल करें। क्यों हम कहते हैं कि इन हाउस तब्दीली लाई जाए? हम ये कह रहे हैं कि फर्ज करें
आज ये हुकूमत गिर जाती है, असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, आपने नए इलेक्शन कराने हैं। नए इलेक्शन किस कानून के तहत कराने हैं जो आज मुल्क में प्रिवेलिंग है? किस प्रोसीजर के तहत कराने हैं जो आज इस वक्त मुल्क के अंदर अवेलेबल है, जिसपे हम मोतरज हैं, जिसपे हमें एतराज है, जिसको हम ठीक करना चाहते हैं? अब एस्टैब्लिशमेंट अगर न्यूट्रल हो जाती है तो आपके डिमांड तो यही थे ना, अब हो जाए इलेक्शन। प्लीज लेट मी पहले मुझे अगर अपनी बात खत्म कर। गुजारिश ये है कि हम ये कह रहे हैं कि इस गवर्नमेंट को तब्दील किया जाए इन हाउस। जो इलेक्शन लॉज में रेलेवेंट तरामीम करनी है वो इत्तेफाक राय से की जाए, इनकी तरह ना किया जाए। इत्तेफाक राय से फेयर एंड फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए कानून साजी करके और फिर वो असेंबली डिसॉल्व करे और नए इंतखाबात की तरफ जाए, ये एक मुनासिब और अच्छा तरीका होगा। वरना अगले इलेक्शन के ऊपर फिर वही एतराज खड़े होने शुरू हो जाए। और अगर सर खान साहब ने असेंबलियां डिसॉल्व कर दी आपके इन हाउस चेंज के चक्कर में, फिर देखिए वो तो एक चीज मेरे बस में ही नहीं है, तो मैं उसके बारे में क्या कह सकता हूँ। अगर कर देंगे तो फिर इलेक्शन होंगे, क्योंकि और तो कोई जरिया नहीं है ना। नून से भी कायरा साहब ये सवाल बनता है कि अगर तो खान साहब असेंबलियां डिसॉल्व ना करें तो कोई और तरीका तो है नहीं इस वक्त के इलेक्शंस हो सकें, घुमा फिरा के उसी के थ्रू ही हो सकते हैं। तो माइट एज वेल इन हाउस चेंज को ट्राई किया जाए, उसके नतीजे में हो सकता है इलेक्शंस वैसे ही हो जाएं। लेकिन पीएमएल नून इन दोनों तरफ जो है वो डायरेक्टली अभी जाने से कासिर है। आप क्यों समझते हैं कि पीएमएल नून कतरा रही है इस बात से? डायरेक्टली प्रेशर डाल के मुल्क को तातुल का शिकार करके प्रेशर बिल्ड करके, वो भी एक तरीका होता है हुकूमतों को मजबूर करने का। लेकिन हमारे मुल्क की तारीख बड़ी मुख्तलिफ है। यहाँ पे जब इस तरह के हालात बने, चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होने की तरफ गई, तो हम नए इलेक्शन की तरफ नहीं बल्कि किसी अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मैनेजमेंट के अरेंजमेंट की तरफ चले गए, जो बड़ा नुकसानदेह है। वो कभी नहीं होना चाहिए। इसके नुकसानात हम आज तक भुगत रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली आप लॉजिकली देख लीजिए ना मेरी बात को, ये मेरी तजवीज एक तरफ, आप इसको एक तरफ रख दीजिए। आप इसके ऊपर अपना फेयर कमेंट कीजिए कि जी क्या तरीका हो सकता है कि हम तब्दीली के अमल में जाए, कैसे, किस तरह इस हुकूमत से जान छोड़ा के नए इंतखाब कराएंगे, और वो इंतखाब ऐसे हो कि उस पर सबका इत्तेफाक राय हो जाए। उसके लिए कानून साजी करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको बेहतर अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, तभी जाकर केयरटेकर गवर्नमेंट भी फिर आनी है। तो फिर क्या के इत्तेफाक राय से कानून साजी की जाए। और अब मामला खाली इलेक्शन का नहीं रह गया, इलेक्शन से बियॉन्ड भी कुछ इत्तेफाक राय चीजों के ऊपर, जिस तरह मुल्क के अंदर इस वक्त माशी सूरत हाल है, मुआशी सूरत हाल है, उसके ऊपर भी एक लार्जर कंसेंसस बिल्ड जरूरत है। प्रेशर्स ना होते भट्ट साहब आप बताइएगा कि तो फिर तो ये बात अपनी जगह थी कि पीटीआई जो है वो कुछ टाइम गेन कर पाती। इन हालात में कायरा साहब की बात के हवाले से भट्ट साहब आप क्या कहेंगे? दिस इज द लास्ट वर्ड। कायरा साहब की मेरे हर बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, क्योंकि वाकई महंगाई और सारा प्रेशर वो अपनी जगह, लेकिन जमहूरी तरीका तो एक ही है कि वो असेंबलियाँ डिसॉल्व होंगी, और तो कोई तरीका नहीं है, और वो खान साहब के हाथ में है। अगर वो ऐसा नहीं करते और चलाते हैं ऐसे ही, और वो जो एक पेज है वो दोबारा आलिया साहिबा से भी सर ये पूछ लेते हैं, लास्ट वर्ड आलिया साहिबा कि ये जो महंगाई का तूफान है, अगर ये ना होता तो बहुत सारे ऑप्शंस फिर भी खान साहब के पास हो सकते थे, लेकिन इस पेज के फटने के जो सर्कमस्टांसेस हैं वो बड़े चैलेंजिंग हैं। तो आपके ख्याल से ये महंगाई और इन बाकी मामलात को आप कंट्रोल कर पाएंगे कि ये वाला डैमेज रिपेयर हो सके? हैदर साहब मेरी एक बात सुने, हुकूमत अपनी पूरी कोशिश कर रही है। इस वक्त मैं यही तो बता रही हूँ ना कि जो हाइप इतनी क्रिएट, जो आज भी वो जो हमें 1 मिनट जुम्मे की खामोशी के प्रोटेस्ट की जो हमें ताने देते थे ना, वो खुद जुम्मे के जुम्मे जो महंगाई पर एहतजाज करें। और आज जो पीपल्स पार्टी कर रही है वो नाना भुट्टो के ज़माने में 27% थी, और इनके अपने जो 4 साल थे पीपल्स पार्टी के आसिफ जरदारी वाले, वो डबल डिजिट में महंगाई रही है। इस वक्त जो महंगाई की शरह है वो 9% रिकॉर्ड की गई है, और हम इसे कम से कम लेकर आएंगे। लेकिन उसके साथ के जब हम हालात की बात करते हैं तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि एलएसएम में 12.74% इजाफा हुआ है, ऑटो सेक्टर में 55.3% इजाफा हुआ है, आपकी एक्सपोर्ट इस वक्त बढ़ रही है जो कम हो रही थी। ये डिबेट जो है वो आज रैप अप नहीं हो पाएगी, लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया हमजा साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया, नईम अशरफ भट्ट साहब, कमल जमान कायरा साहब, फाद हुसैन साहब, और नाज़रीन आपका भी शुक्रिया। इंशाल्लाह कल एक नए शो के साथ 7:05 पे फिर मिलेंगे।